जय हिंद, मैं राहुल भैया। आज हम लोग बात करेंगे एक नया टॉपिक, और वह टॉपिक का नाम है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन यानी रेट ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हिंदी में सुन लीजिए। यानी रेट ऑफ रिएक्शन किसे कहेंगे, यानी इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया की दर या वेग कहते हैं। यानी रेट ऑफ रिएक्शन या वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन एक ही होता है। यानी इट इज डिफाइंड एज चेंज इन concentration of reactant या प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। इट इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या होता है कि इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद के सांद्रता में हुए परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया की दर या रासायनिक अभिक्रिया के वेग कहते हैं। यानी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर से। यानी इट इज रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल आर। ठीक। रेट ऑफ रिएक्शन बराबर चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट अपान में टाइम। अच्छा, यदि बात किया जाए तो इसका जो यूनिट होता है, यूनिट की यदि हम बात करेंगे तो जो सांद्रता है उसका यूनिट क्या होता है। सांद्रता का यूनिट होता है मोल पर लीटर, और समय का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। तो इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स सांद्रता का, और समय का यूनिट क्या हो जाएगा, सेकेंड। तो यानी कि क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये हो गया यूनिट, किसका यूनिट, रेट ऑफ रिएक्शन का। अच्छा, इसको हम एक एग्जांपल के माध्यम से भी समझ सकते हैं। एग्जांपल के माध्यम से यदि मान लेते कि कोई रिएक्शन है जिसमें कोई रिएक्टेंट ए है और वह क्रिया कर क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बी। तो प्रोडक्ट बी बना रहा है, तो यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वह क्या होगा, वह होगा R इक्वल टू डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपान में डी टी इज इक्वल टू डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अपान में डी टी। यहाँ पर जो रिएक्टेंट वाला जो पोर्शन रहेगा उसके सामने माइनस लगाएंगे। ठीक, क्योंकि जो समय के साथ क्या होता है, अभिकारक की सांद्रता में कमी होता है और उत्पाद की सांद्रता में क्या होता है, वृद्धि होता है। यदि इसको हम एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए खाने बैठ गए, ठीक। तो यदि खाना खा रहे तो क्या होगा, मान लीजिए कि खाना रिएक्टेंट है और जैसे जैसे हम खा रहे हैं वो क्या हो रहा है, प्रोडक्ट में वह कन्वर्ट हो जा रहा है। तो मान लीजिए अब खाना स्टार्ट किए, तो अब खा रहे हैं। तो जब खा रहे हैं तो क्या होगा, जो अभिकारक उसके सांद्रता में क्या होगा, कमी हो रहा है, और प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। तो वही हम कह रहे हैं कि यानी जिस समय के साथ क्या होगा, अभिकारक के सांद्रता में कमी होगा और उत्पाद के सांद्रता में क्या होगा, वृद्धि होगा। इसको हमें ग्राफ के सहायता से भी समझ सकते हैं। इसको हम ग्राफ के साथ भी समझ सकते हैं। देखो,
कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और यहाँ पर हो गया टाइम। अच्छा, t बराबर 0 समय पर क्या होगा, अभिकारक का सांद्रता अपने आप में 100% होगा। ठीक, यानी अभिकारक का जो सांद्रता होगा वो कहाँ पर होगा, आर नॉट एकदम यानी कि 100% होगा। जैसे यदि मान लीजिए ये रिएक्टेंट है और क्रिया कर कर क्या बना रहा है, प्रोडक्ट, तो t बराबर 0 समय पर ये अपने आप में कितना रहा होगा, 100%। तो उस समय प्रोडक्ट कितना होगा, 0। अच्छा, वही हम बात करेंगे कि एट t1 समय पर यह कितना हो जाएगा, 80%। तो जब अभिकारक का सांद्रता 80% हुआ तो जाहिर सी बात है प्रोडक्ट कितना बनेगा, 20%। अच्छा, एट t2 समय पर क्या होगा, मान लेते हैं कि 40% अभिकारक का सांद्रता है और उत्पाद का सांद्रता कितना हो गया, 60%। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो समय के साथ है वह अभिकारक के सांद्रता में क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, और प्रोडक्ट के सांद्रता में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। ठीक, तो यानी कि यहाँ पर जो समय के साथ क्या होगा, अभिकारक के सांद्रता में क्या होगा, वृद्धि अभिकारक के सांद्रता में कमी और उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि। तो t बराबर 0 समय पर अभिकारक की सांद्रता कितना है, आर नॉट। तो जैसे जैसे समय बीतेगा इसके सांद्रता में क्या होगा, कमी होता जाएगा। ठीक, अच्छा, तो t बराबर 0 समय पर यह कितना होगा, आर नॉट। मान लेते हैं कि t2 समय पर या फिर t1 समय पर अभिकारक का जो सांद्रता मान लेते हैं कि r1 है, और t2 समय पर अभिकारक का सांद्रता मान लेते हैं कि कितना है, r2 है। तो जो रेट एवरेज हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1 अपान में T2 माइनस T1। पर यहाँ पर जो R1 है उसकी सांद्रता क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर से जब नीचे आ रहे थे ग्राफ में जैसे जैसे प्लॉट कर रहा है तो हम क्या देख रहे हैं कि अभिकारक के सांद्रता में कमी हो रहा है। तो यहाँ पर जो R है उसकी सांद्रता ये क्या है, मैक्सिमम है किससे, R2 से। तो यानी कि यहाँ पर क्या है, R1 जो है वो ग्रेटर है किससे, R2 से। ठीक, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा माइनस के साथ होगा। क्यों, क्योंकि यह ग्रेटर है, तो माइनस डेल्टा R अपान में डेल्टा T। अच्छा, अब आप लोग कहोगे कि इसके पहले D लिखे थे, D कंसंट्रेशन ऑफ समथिंग अपान में DT, और यहाँ पर डेल्टा लिख रहा है। तो देखो वह था, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वह 3 प्रकार के होता है। एक होता है तात्क्षणिक वेग यानी इंस्टेंटेनियस रेट, और दूसरा होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, और थर्ड होता है इनिशियल रेट। ठीक, तो अभी उन लोग का बाद में बात करेंगे, अभी बस केवल यहाँ पर समझ लेते हैं। ठीक, तो ये हो गया। अच्छा, वही हम बात करेंगे प्रोडक्ट के बेस पर ग्राफ क्या हो जाएगा। यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और यहाँ पर क्या हो गया, टाइम। यहाँ पर टाइम हो गया, यहाँ उत्पाद की सांद्रता हो गया। t बराबर 0 समय पर उत्पाद की सांद्रता कितना होगा, 0। t बराबर 0 समय पर उत्पाद की सांद्रता 0, और t बराबर 1 पर अभी उत्पाद की सांद्रता 20%। यानी क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है उत्पाद की सांद्रता में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। ठीक, यानी जैसे जैसे समय बढ़ेगा उत्पाद की सांद्रता में क्या होगा, वृद्धि होगा। तो मान लेते हैं कि t1 समय पर उत्पाद की सांद्रता कितना है, P1, एंड t2 समय पर उत्पाद की सांद्रता कितना हो गया, P2। तब क्या हो जाएगा, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वह क्या हो जाएगा, P2 माइनस P1 अपान में T2 माइनस T1। तो क्या हो जाएगा, जो रेट एवरेज है वो क्या हो जाएगा, डेल्टा P अपान में डेल्टा R, डेल्टा P अपान में डेल्टा T होगा। यह हो गया।
जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको हमें एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं। पहला डिफिनीसन तो यही था कि इट इज़ डिफाइंड एज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, यानी कि इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन अपान में समय, यही था। अब हम दूसरा मेथड से भी जानेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे। तो जो दूसरा मेथड है वो हम लोग जानेंगे किसके बेस पर, लॉ ऑफ मास एक्शन के बेस पर, यानी कि द्रव्यानुपाती नियम के अनुसार। देखो जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको हम एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार क्या होगा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल directly proportional product of the concentration ऑफ रिएक्टेंट, यानी अभिकारक के सांद्रता के क्या होगा, समानुपाती होगा। कौन, रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि जो रेट है वह समानुपाती होगा किसके, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। अच्छा यहाँ पर देखो यह डाउट नहीं होना चाहिए कि जिससे इसको हम गुरु कोष्ठक में लिख रहे हैं, मतलब जैसे कोई भी रिएक्टेंट था, जैसे ए है क्रिया कर बना रहा है बी, तो यहाँ पर जो ए का जो सांद्रता है उसको हम गुरु कोष्ठक में लिख रहे हैं। तो ऐसा क्यों है, देखो यदि कोई भी रिएक्टेंट जैसे यदि बी है, यदि इसी को यदि हम गुरु कोष्ठक में लिख दिए तो इसका मतलब क्या है कि गुरु कोष्ठक आपको यह बता रहा है कि बी का यह क्या है, सांद्रता है, बी का क्या है, सांद्रता है। अच्छा जिससे यदि हम बात करेंगे C12H22O11, ये क्या है, शक्कर है, इसको हम आसानी से खा सकते हैं, ठीक। अच्छा यदि किसी को हम क्या कर दे, गुरु कोष्ठक में बंद कर दे, तब ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, शक्कर का सांद्रता रिप्रेजेंट करेगा। तो अब सांद्रता तो खा नहीं सकते हैं। वही हम बात करेंगे जैसे जल है, अब जल है, जल को तो पी सकते हैं, पर वही यदि इसी को हम क्या गुरु कोष्ठक में बंद कर दे, तब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जल की सांद्रता रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सांद्रता को भी हम खा नहीं सकते हैं। अच्छा जो रेट ऑफ रिएक्शन था वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू भी समझ सकते हैं। जैसे कोई रिएक्टेंट ए और बी है, वह क्रिया कर क्या बना रहा है, प्रोडक्ट, क्रिया कर प्रोडक्ट बना रहा है। तो यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, रेट ऑफ रिएक्शन होगा वह समानुपाती होगा किसके, कंसंट्रेशन ऑफ ए और इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी के। यही तो हम कह रहे हैं कि द्रव्यानुपाती नियम के अनुसार क्या होता है, जो अभिकारक के जो सांद्रता होता है, या नहीं ऐसे कहेंगे कि द्रव्यानुपाती नियम के अनुसार क्या होता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया की दर समानुपाती होता है अभिकारक के सांद्रता के, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी अभिकारक के सांद्रता के क्या होता है, समानुपाती होता है। कौन, रेट ऑफ रिएक्शन। तो वही हम कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार क्या होगा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वह समानुपाती होगा किसके, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट क्या है, ए और बी है, यही तो है। अच्छा तो यानी जो आर होगा वह इक्वल होगा किसके, के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए और इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। अब यहाँ पर के क्या है, तो जो के है वेयर के इजकल टू
रेट कांस्टेंट वेयर के इक्वल टू रेट कांस्टेंट, या इसी को वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहते हैं या स्पेसिफिक कांस्टेंट भी कहते हैं। किसको? के को। अच्छा, अब यहाँ पर बात आता है कि के को हम कैसे डिफाइन करें। तो के को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? यदि हम अभिकारक सांद्रता क्या मान ले, 1 मान ले, तो आर इक्वल टू हो जाएगा किसके? के। इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी इक्वल टू कितना? 1 मोल पर लीटर या 1 मोल लीटर इनवर्स। तो क्या हो जाएगा? जो आर है इक्वल हो जाएगा किसके? के। यानी कि जो रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन, इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन if concentration of reactant, if each concentration of reactant is a unity। देखो हम क्या कर रहे हैं, यदि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वह इक्वल होगा किसके? रेट कांस्टेंट के। कब होगा? जब अभिकारक सांद्रता कितना कर रहे हैं? 1। यानी कि रेट कांस्टेंट यानी कि जो हिंदी में क्या हो जाएगा? दर स्थिरांक अभिकारक की सांद्रता के बराबर होगा जब अभिकारक की सांद्रता यानी प्रत्येक अभिकारक का सांद्रता कितना हो? 1 हो या 1 मोल लीटर इनवर्स हो। तो क्या हो जाएगा? आर इक्वल टू हो जाएगा किसके? के। ठीक। अच्छा, यहाँ पर देखो जो आर इक्वल टू के है, इसको हम यह भी लिख सकते हैं डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपान में डी टी, और यहाँ पर क्या रहेगा? माइनस। क्यों? क्योंकि यह रिएक्टेंट है। और इक्वल होगा किसके? डी कंसंट्रेशन ऑफ बी अपान में डी टी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, डी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और अपान में क्या हो जाएगा? डी टी। और यह क्या होगा? प्लस होगा, क्योंकि उत्पाद की सांद्रता में समय के साथ क्या होता है? वृद्धि होता है। और इससे कुछ अब रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो इस चैनल पर जो है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों लोग पढ़ सकते हैं। ठीक, ये स्पेशली यदि कहा जाए तो हिंदी मीडियम के लिए ही बना है, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले क्या होते हैं, जब आगे जब पढ़ते हैं आफ्टर 12 के बाद, तो उनको इंग्लिश में बहुत दिक्कत होता है। तो इसलिए यहाँ पर जितना भी टॉपिक पढ़ाएंगे सब इंग्लिश में ही रहेगा, और साथ ही में उसका हिंदी में भी डिफिनीसन रहेगा। ठीक, क्वेश्चन है यह क्वेश्चन है। अब इसके लिए हमको लिखना है रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपान में डी टी, और यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर यल क्या शो कर रहा है? नंबर ऑफ मोल्स। तो जो नंबर ऑफ मोल्स होता है वह क्या होता है? अपान हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? -1 अपान में एल। ठीक, इज इक्वल टू माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ बी अपान में एम डी टी इज इक्वल टू माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ सी अपान में डी टी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 अपान में एन। ठीक, माइनस के साथ, और इक्वल होगा प्लस डी कंसंट्रेशन ऑफ डी अपान में
dt। अच्छा, अब कभी कभी क्या होता है कि जैसे बोर्ड एग्जाम में मान लीजिए अपोजिट पूछ दिया, जैसे यह पहले दे देगा, ठीक, जैसे यहाँ पर r इक्वल टू दे देगा, फिर यहाँ पर r इक्वल टू r इक्वल टू r इक्वल टू, फिर कह देगा कि राइट द रेट ऑफ रिएक्शन, फिर कह देगा कि रासायनिक अभिक्रिया की दर लिखिए। तो रासायनिक अभिक्रिया की दर तब लिखने के लिए तब क्या करेंगे, तब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, मतलब जो माइनस रहेगा उसको हम क्या करेंगे, अभिकारक मान लेंगे, और जो प्लस रहेगा उसको हम क्या मान लेंगे, उत्पाद मान लेंगे। अच्छा, और जो नंबर ऑफ मोल्स रहेगा उसको हम क्या कर देंगे, इनटू कर देंगे। तो आसानी से राइट द रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं, ठीक, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन आसानी से लिख सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन है तब उसी से रिलेटेड, R इक्वल टू दे दिया -d कंसंट्रेशन ऑफ A, और यहाँ पर दे दिया 3 × dt, और एक दे दिया R इक्वल टू प्लस d कंसंट्रेशन ऑफ C अपान में dt, और यहाँ पर दे दिया मान लीजिए 2 है 1 अपान में, और एक दे दिया R इक्वल टू -d कंसंट्रेशन ऑफ L अपान में dt और m दे दिया, और एक दे दिया R इक्वल टू -d और कंसंट्रेशन ऑफ m अपान में 2, यहाँ पे मान लीजिए प्लस दे दिया 2 dt। तो कह देगा कि राइट द रेट ऑफ रिएक्शन, राइट द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए कहेगा। तो क्या हो जाएगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो, राइट द रेट ऑफ नहीं, सॉरी रेट ऑफ नहीं रहेगा, राइट द रिएक्शन बस रहेगा। क्या रहेगा, राइट द रिएक्शन। क्यों, क्योंकि रेट तो पहले से ही दिया है, रेट ऑफ रिएक्शन, हमको लिखना क्या है, राइट द रिएक्शन, यानी जो अभिक्रिया जो है इसको लिखना है। तो यहाँ पर देखो ये क्या है, माइनस है, तो माइनस है तो जाहिर सी बात अभिकारक होगा, और यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 3 है, तो वो क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा। यहाँ पर देखो माइनस है और माइनस है तो प्लस क्या हो जाएगा, और नंबर ऑफ मोल्स n है, m है m, तो m इंटू l, ठीक, और यह प्लस है और यह भी क्या है, प्लस है, तो इक्वल हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स 2 है तो 2 C प्लस नंबर ऑफ मोल्स कितना है 2, तो 2 इंटू m, यह हो गया, यही क्या है, रिएक्शन है, ठीक, यह हो गया। तो आज के लिए बस केवल इतना ही। जय हिंद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।